चलिए शुरू करते हैं। आज हम एनसीईआरटी का अध्याय 2 करने जा रहे हैं, साइंस का, वो भी फिजिक्स का चैप्टर नंबर कहिए या अध्याय कहिए 2, बल एवं गति। और इसमें एक बात बता दूं कि बल और गति जो हम समाप्त करेंगे उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी आएगा जो कि साइंस का ही रहेगा, फिजिक्स का। और ये ज़्यादा अध्याय नहीं है, 9 अध्याय है। 9 अध्याय खत्म करने के बाद हम केमिस्ट्री का चलेंगे, फिर बायोलॉजी का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे हम रिपीट करेंगे। और वीकली जो मैंने बोला था वन लाइनर, तो कल आपका वन लाइनर आएगा, वीकली आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो इकोनॉमिक्स और साइंस चल रहा है वो कंटिन्यू चलेगा, बस आप सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहें। पहला प्रश्न क्या है, क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है? प्रहार मतलब आक्रमण कहिए, अटैक कहिए, जो कर सकते हैं। तो चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है, तो क्या कारण है? तो ये है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया के कारण हो जाता है, रिटर्न करता है ना, तो प्रतिक्रिया के कारण होता है। अब चलिए क्यों होता है, इसका कारण है। तो हम न्यूटन तो पढ़े हैं, न्यूटन का कौन सा नियम है ये हम चलिए जानते हैं, क्यों होता है कि रिटर्न होता है। तो तीसरा नियम में विपरीत क्रिया होता है, सुने होंगे है ना, तो उसी को प्रतिक्रिया कहिए। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो सुनिए क्या होगा, सदैव प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये बात कही गई है, ये भी बोल सकते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करता है तो चट्टान द्वारा भी उसी परिमाण में एक प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है। अगर मान लीजिए कि आप किसी चट्टान पर प्रहार कीजिए, आक्रमण कीजिए, ठीक है, मान लीजिए हथौड़े मारिए या गीटी मार दीजिए, तो चट्टान द्वारा भी क्या होगा, प्रतिक्रिया लगेगा, उसके द्वारा भी बल लगेगा, रिटर्न वापस आता है कि नहीं टकरा कर। सिंपल है, जिसके कारण व्यक्ति जो है चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, दूसरा प्रश्न है एक समान गति के साथ एक वस्तु। एक समान गति के साथ एक वस्तु, तो इस ऑप्शन के हिसाब से जवाब दीजिए, तो बी होगा, त्वरित हो सकती है। क्या हो सकती है? त्वरित हो सकती है। चलिए अब चलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यदि कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग जो है नियत होगा। क्या होगा? नियत होगा। एक समान गति के साथ कोई पिंड या वस्तु त्वरित हो सकती है, जिससे एक समान त्वरित गति कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन आभासी बल है? निम्नांकित में कौन आभासी बल है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल ही आपका आभासीय बल है। किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल एक काल्पनिक आभासीय बल है। अपकेंद्रीय बल को ही कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, है ना, समझ गए। तो ध्यान रखना होगा कि अगर मान लीजिए किसी वृत्ताकार एक पथ है, मान लीजिए वृत्ताकार पथ है, पथ पर अगर गतिशील अगर वस्तु है, कोई भी वस्तु है, पर अगर मान लीजिए सेंटर, केंद्र से बाहर की ओर, मान लीजिए ये सेंटर है, सेंटर से बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, उसे एक काल्पनिक या आभासीय बल है। तो ये अपकेंद्रीय जो बल है ये काल्पनिक है, या काल्पनिक कह सकते हैं या आभासीय बल कह सकते हैं। इसकी दिशा अगर बात करें, तो डायरेक्शन बात करें, तो अभी केंद्रीय बल जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, अभी केंद्रीय बल को क्या कहते हैं? सेंट्रल पिटल फोर्स कहते हैं, के विपरीत दिशा में होता है। मतलब अपकेंद्रीय बल जो है, याद रखना है कि अपकेंद्रीय बल के विपरीत होता है, उल्टा दिशा में होता है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब सेंट्रल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। चौथा प्रश्न जो आप देख रहे हैं कि न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन के गति का अगर पहला नियम बात करें तो हम जानते हैं कि जड़त्व से संबंधित है। किससे संबंधित है? जड़त्व से संबंधित है। बहुत अच्छे से जानते हैं। आप सुनिए, तो
यहाँ पे न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के पहले नियम को और किस नाम से जानते हैं? जड़त्व के नियम से जानते हैं। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी यथा स्थिति में बनी रहती है, मतलब जैसी है उस स्थिति में रुकी रहती है, जब तक उस पर कोई बाह्य लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। मतलब जो वस्तु रखा हुआ जब तक आप ढकेलिएगा नहीं, वो इधर से उधर की वस्तु नहीं होती। अर्थात जब कोई वस्तु गतिशील है, तो वह गतिशील अवस्था में तथा यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास ना किया जाए। समझ गए? ना किया जाए, ये ध्यान रखना होगा। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। 5वां प्रश्न क्या है, सुनिए। एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किसी ओर झुकाना चाहिए। एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकाना चाहिए? अगर एक वृत्तीय गति से हमको साइकिल चला रहे हैं तो किस ओर झुकेगा, इधर कि इधर? बताइए, आगे की ओर, पीछे की ओर कि केंद्र की ओर? बताएंगे तो ये केंद्र की ओर, जिधर सेंटर है, यहाँ केंद्र की ओर, है ना। चलिए, जब कोई साइकिल चालक जो है वृत्तीय पथ पर है तो गति करता है। क्या करता है? गति करता है। तो उसे अपनी स्थिति को संतुलित रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। केंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए साइकिल चालक को केंद्र की ओर झुकना पड़ता है। मतलब ये मान लीजिए सर्कल है, तो इस केंद्र यहाँ है तो इसकी ओर झुकना पड़ता है या झुकता है। समझ गए? 6ठा प्रश्न क्या है, सुनिए। वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है। गतिशील एक वस्तु उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी, एक समान गति और चर वेग। ठीक है, एक समान गति और चर वेग। अब चलिए जानते हैं क्या है ये। तो सुनिए, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, मतलब मोशन करती है, तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। एकदम सही बात है, वृत्ताकार मार्ग पे करेगा तो वृत्तीय गति कहलाएगा। वृत्तीय गति में गतिशील वस्तु की दिशा सदैव बदलती रहती है। और सही बात है, वृत्तीय गति गतिशील है तो हमेशा उसकी गति बदलती रहेगी, उसका सदैव जो है दिशा बदलते रहेगा। ऐसे घूम रहा है तो कभी ऐसे हो सकता है। ठीक है, तथा वह वस्तु किसी निश्चित व स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर रहती है। मतलब यहाँ पे सेंटर है मान लीजिए, तो ये बिंदु से कुछ दूरी पर ही रहेगा, ऐसे समझ जाइए। ठीक है, यदि वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति जो है कहते हैं। मतलब इन यूनिफॉर्म सर्कल मोशन कहते हैं, है ना। वृत्तीय है, सर्कल है। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है, एक्सेलरेशन कहते हैं उसे, है ना। त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर, पॉइंट पर परिवर्तित हो जाती है। बस क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7वां प्रश्न बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। 7वां प्रश्न क्या है, सुनिए। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण पर करता है। रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सिद्धांत जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अंतर्गत कार्य करता है। इस नियम के अनुसार जो है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है, दूसरी वस्तु में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। उल्टा दिशा, विपरीत दिशा मतलब उल्टा दिशा में काम होता है ना। तो ये सिर्फ पढ़ने वाली चीज है और अनुभव करने की चीज है। इसी कारण नीचे की ओर, जब नीचे की ओर जाइएगा तो गतिशील गैस रॉकेट को ऊपर की दिशा में, रॉकेट जो है क्या नीचे की ओर धुआं फेंकेगा, ऊपर की ओर जाता है, में धक्का प्रदान करती है, मतलब पुश करता है। रॉकेट से निकलने वाली गैसों के कारण जो है रॉकेट का द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है ना। क्या होता है? उसका द्रव्यमान जो है परिवर्तित होता रहता है, जिससे रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक वेग व त्वरण प्राप्त होता है। वेग व त्वरण प्राप्त होता रहता है या प्राप्त होता है।
सुनिए, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? तो जल किसके बराबर होगा? बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर बी, नाव के भार के बराबर होगा। किसके बराबर? नाव के भार के बराबर होगा। आगे चले। जब एक नाव किसी तरल तैरती है, तरल मतलब द्रव अवस्था में, तरल में तैरती है, तो उस पर उस तरल द्वारा ऊपर की ओर क्या है? उत्प्लावन बल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? उत्प्लावन बल लगाया जाता है। अब एक सिद्धांत है जिनका नाम है मेडिस के सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें, तो जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, आंशिक रूप से डुबो दी जाती है, तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। जो विस्थापित किया गया है तरल, उसके भार के बराबर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु तैर रही है, तो अगर मान लीजिए कोई वस्तु आपका तैर रहा है पानी में, ठीक है, तैरता है, तो इसका अर्थ है कि वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल का भार वस्तु के भार के बराबर है। अगर तैरने लगा तो समझ जाइए वस्तु के भार के बराबर हो गया है। 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो वो है गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है तो चलिए जानते हैं। प्राकृतिक में 4 मौलिक अथवा संपर्क बल पाए जाते हैं। ठीक है, 4 मौलिक अथवा संपर्क बल पाए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्लभ नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे कमजोर बल, परंतु अनंत पराश वाला है। दुर्लभ नाभिकीय बल दूसरा सबसे कमजोर बल, परंतु कम पराश वाला है। विद्युत चुंबकीय बल शक्तिशाली बल, परंतु अनंत पराश वाला है। प्रबल नाभिकीय बल जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली बल, परंतु कम पराश बल है, पराश वाला है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, ये सब दिया हुआ है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया आपका, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सब तो आप पढ़ ही रहे हैं। दुर्लभ मतलब वीक होता है, कमजोर होता है। 10वां प्रश्न क्या है, सुनिए। वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है, तो इसका औसत वेग क्या होगा? तो इसका औसत वेग जो है 0 होगा और कुछ नहीं होगा। 0 हो जाता है, नॉर्मल बात है। वृत्तीय गति में एक वस्तु द्वारा एक चरण पूर्ण करने में, मान लीजिए एक चरण ये पूर्ण करने के लिए औसत वेग जो है 0 होगा, शून्य होगा, क्योंकि वृत्तीय गति में विस्थापन 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अगर बात करें 11वां प्रश्न की बात करेंगे, तो 11वां प्रश्न जो है प्रक्षेप्य का पथ कहलाता है। तो प्रक्षेप का पथ कहलाता है, तो ये सी होगा, प्रक्षेप वक्र होगा। चलिए, प्रक्षेप वह वस्तु है जिसे बल के प्रयोग के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा अथवा मतलब ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, है ना, अथवा अंतरिक्ष में फेंका जाता है। मतलब जिस बल के प्रयोग के द्वारा अंतरिक्ष में फेंका जाता है, या वर्टिकल रूप से फेंका जाता है, या वर्टिकल दिशा में, डायरेक्शन में फेंका जाता है, वर्टिकल दिशा कहिए, या अंतरिक्ष में फेंका जाता है। तो प्रक्षेप गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक ऊर्ध्वाधर तल होता है, मतलब वर्टिकल तल के रूप में एक वक्र पथ पर गति करता है, जिसे प्रक्षेप वक्र क्या कहते हैं? प्रक्षेप वक्र कहते हैं, कर्व भी कहते हैं। 12वां प्रश्न क्या है? रेल की गति किस प्रकार की गति का
उदाहरण है। तो रेल की गति जो है किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो ये रूपांतरित गति का उदाहरण है। क्या है? रूपांतरित गति का उदाहरण माना जाता है। अब ये बात है तो सुनिए, रूपांतरित गति तो देख रहे हैं आप, तो रूपांतरित गति का उदाहरण है कौन? तो रेल का गति। तो रेल का गति क्या है? रूपांतरित गति का उदाहरण है। क्योंकि कारण होगा, क्या कारण होगा? क्योंकि रूपांतरित गति में वस्तु के सभी भाग, जितनी भी वस्तु हैं उसके सभी भाग समान दिशा, मतलब समान रूप से, डायरेक्शन रूप से, बराबर डायरेक्शन में तथा समान समय में, समान दिशा, समान समय में एक समान वेग से समान दूरी तय करता है, उसी को कहा गया है रूपांतरित गति। और रूपांतरित गति दो प्रकार की होती है, सरल रेखीय गति और वक्रीय गति। तो देखिए, सरल रेखीय गति की अगर बात करें तो बाहरी थोड़ा सा आवाज को इग्नोर करिएगा। सरल रेखीय गति जो है जब गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, और दूसरा है वक्रीय गति, जो कि जब गतिमान वस्तु, मान लीजिए कोई गति किया हुआ वस्तु एक वक्र रेखा में गति करता है। और सरल रेखा मतलब क्या है कि कोई वस्तु जो गति में चल रहा है और वो एक सीधी रेखा में गति करेगा, सीधी रेखा में ही करेगा, और ये वक्र रेखा में करेगा, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। 13वां प्रश्न क्या है सुनिए। 13वां प्रश्न है कि यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। इसका वेग क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। अब परिवर्तित होता है तो चलिए जानते हैं, एक समान वृत्तीय गति जिसे यूनिफॉर्म सर्कल मोशन बोलते हैं, ठीक है, सर्क्यूलर ऐसे बोला जाता है, हम सर्कल बोलते हैं, वृत्तीय है ना, वृत्त है, सर्कल, तो सर्क्यूलर मोशन बोल दीजिए, आप जो बोल सकते हैं। तो याद रखिए, वृत्तीय गति से गतिशील वस्तु की गति मतलब स्पीड अपरिवर्तित रहती है। मोशन जो है, स्पीड जो है अपरिवर्तित रहती है, परंतु उसकी दिशा, डायरेक्शन जो है लगातार परिवर्तित होती रहती है। गति स्पीड जो है मान लीजिए अपरिवर्तित हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन जो है परिवर्तित होती रहती है। समझ गए? अपरिवर्तित है मतलब ये बदल नहीं सकता, लेकिन दिशा, डायरेक्शन जो है बदल सकता है। इसलिए वस्तु के वेग में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, होता रहता है। तथा त्वरण जो है जिसे एक्सेलरेशन बोलते हैं वो शून्य रहता है। ये एकदम त्वरण शून्य रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। 14 प्रश्न, तोप से एक गोला जो है दागा जाता है, तो गोले की गति क्या होगा बताइए? गोले की गति है तो गोले की गति प्रक्षेप गति होगा, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के रूप में हम जानेंगे इसे, ठीक है, चलिए हम जानते हैं। तो देखिए, तोप के गोले की गति अगर बात करें, मोशन की बात करें, तो प्रक्षेप गति होगा, प्रक्षेप मोशन होगा, उसी का उदाहरण माना जाता है तोप के गोले का। प्रक्षेप गति में अगर वस्तु का अगर बात करें तो पथ का अनुगमन या अनुसरण करती है। तो किसका अनुसरण करती है? कौन से पथ का करती है? तो ये जो है प्रवलयाकार पथ का अनुसरण करती है। समझ गए? तो ये होता है। और सुनिए, जब तोप से गोला दागा जाता है तो वह धरातल से एक कोण बनाते हुए गति करता है, कोण के रूप में गति करता है, जिससे एक प्रवलाकार पथ का सृजन करता है। मतलब मान लीजिए गोला क्या है, मान लीजिए यहाँ पे है आपका, ऐसे हमको दागना है, तो ये एक तरह से मान लीजिए गठित हो गया और ये निर्णय ले लिया कि हमको अब जाके इसी जगह ठोकना है। तो इस जगह पे कहीं भी गिर सकता है, जरूरी नहीं कि इसी जगह गिरे, बस ठोक देगा। तो ये नियम जो बना, इसी को कहते हैं प्रवलाकार बोलते हैं, या प्रवलय या कार बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, यही पथ है। चलिए, ये बताना हम भूल गए थे, इसका इंग्लिश में अगर बोल दे तो आप बताइएगा, क्या बोल दीजिएगा? पैराबोलिक पथ बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। आगे बात करते हैं, 15वां प्रश्न की बात करेंगे। 15वां प्रश्न है कि क्रिया और प्रतिक्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया की बात करते हैं तो क्या है? तो याद रखना है, समान परिमाण वाले होते हैं, समान परिमाण वाले होते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार सदैव प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब काम तो क्रिया तो समान होगा, लेकिन अगर मान लीजिए ये क्रिया जो कर रहा है इसका विपरीत क्रिया भी करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव हम समान परिमाण वाले होते हैं, मतलब आप जैसा क्रिया करिएगा वैसा आपको फल मिलेगा, होता है ना। तो जैसा करिए वैसा भरिए वाला सिद्धांत अपना लीजिए, यही है, सदैव समान परिमाण वाले होते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है।
द वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है तो अपकेंद्रण, अपकेंद्रण है, ठीक है, अपकेंद्रण है। तो सुनिए, वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, किंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होता है या होती है, अपकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। समझ गए? मतलब केंद्र के बाहर की ओर की बात हो रही है, ये ध्यान रखना होगा। वॉशिंग मशीन दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है, आदि जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत है। हम जानते हैं दूध से मक्खन निकालिए या वॉशिंग मशीन की बात हो गई तो हम समझ जाएंगे अपकेंद्रीय बल मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं। अगर बात करेंगे 17वां प्रश्न का, तो लोलक घड़ियां जो पेंडुलम क्लॉक कहते हैं, गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों हो जाती है भाई? पेंडुलम जो घड़ियां है, घड़ी जो है वो सुस्त काहे हो जाता है गर्मी में? तो उसका काम है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मी में लोलक की जो लंबाई है, घूमने वाली जो है, वो लंबी हो जाती है गर्मी के कारण। समझ गए? अब सुनिए, लोलक का आवर्तकाल, जिसे टी से इंडिकेट किया हुआ है आवर्तकाल, तो लोलक का आवर्तकाल लोलक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अतः गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, इसलिए आवर्तकाल भी इसका बढ़ जाएगा। परिणामतः लोलक घड़ियां गर्मियों में, मतलब पेंडुलम जो है घड़ी, वो गर्मियों में सुस्त मतलब स्लो हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया, और कुछ इसमें नहीं था। 18वां प्रश्न क्या है सुनिए, पृथ्वी पर क्या है पलायन वेग, बताइएगा, वेलोसिटी पूछ रहा है कौन सा है? तो कितना है, कितना किमी सेकंड है? 11.2 किमी सेकंड है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किमी सेकंड है। किसका? पृथ्वी का पलायन वेग। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर सकता है, मैं बोल दिया यहाँ पे, पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। 19वां प्रश्न, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित किस बल के कारण करती है? तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की बात हो रही है। अब डिस्कस करते हैं आगे की ओर, है ना। आगे की ओर अगर डिस्कस करेंगे तो सुनिए, ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड में अगर किन्हीं दो वस्तु के, मान लीजिए, बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हाँ, सही बात है। इसी बल के कारण ही पृथ्वी अपनी ओर किसी भी वस्तु को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। जैसे पेड़ से फल का गिरना, पत्थर को ऊपर फेंकने पर वापस नीचे की ओर आना, ये सब जो है अट्रैक्ट करती है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पेड़ पर लटका हुआ फल कभी कभी जमीन पे देखे होंगे, जमीन पे गिरता है तो वो भी अट्रैक्ट करता है, आकर्षण के कारण होता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल है। समझ गए? उसे गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में हम जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ऐसे अनुभव आप कर सकते हैं। तो आप प्रश्न क्या है सुनिए, बल किन भौतिक राशियों का गुणनफल है? तो बल जो है किन भौतिक राशियों का गुणनफल है? तो ये द्रव्यमान व त्वरण का जो है गुणनफल है। बल जो है वह खिंचाव है या धक्का है जो एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर आरोपित किया जाता है। यह किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, मतलब F बराबर m गुणे a होता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर क्या है सुनिए, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो ये गैलीलियो ने किए थे, गति को परिभाषित किए थे, बताए थे मोशन को। तो इटली के भौतिक वैज्ञानिक गैलीलियो को गति को मापने वाले पहले व्यक्ति होने का श्रेय दिया जाता है। ये तो हम जान गए, गैलीलियो ने
गति को समय की प्रति इकाई तय की गई दूरी के रूप में परिभाषित किया था। कौन किया था? गैलीलियो ने किए थे। क्या किए थे? तो प्रति इकाई तय की गई दूरी का परिभाषित किए थे, इसी के रूप को परिभाषित किए थे। इसके पश्चात जो है सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम एवं गति के सिद्धांत की खोज की थी। कौन किया था? आइजैक न्यूटन, मतलब न्यूटन किए थे। क्या किए थे? गुरुत्वाकर्षण नियम एवं गति के सिद्धांत की खोज किए थे, दोनों का, गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांत का भी। ठीक है, मापन की अगर बात करें गति का तो ये गैलीलियो। चलिए, तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।